हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज की हमारी काय चिकित्सा का लेक्चर है क्रियाकाल। इसका टॉपिक है, सिलेबस का सेकंड पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है सिलेबस का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो इस सिलेबस टू सिलेबस वाइज एक्सप्लेनेशन की ये सीरीज चल रही है। एक एक पॉइंट को हम सिलेबस के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, आज देखते हैं क्रियाकाल। तो क्रियाकाल का महत्व भी देखेंगे, क्रियाकाल होता क्या है वो भी देखेंगे, और देखेंगे कि चिकित्सा में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, देखते हैं क्रिया और काल दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। क्रिया का मतलब होता है ट्रीटमेंट और काल का मतलब होता है समय। तो वो समय जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, जब हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसे कहा गया है क्रियाकाल। तो देखते हैं कि कौन कौन से समय होते हैं जब हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो व्याधि को या किसी भी रोग को 6 अवस्थाओं में बांट दिया गया है, ठीक है। तो 6 टाइमिंग में बांट दिया गया है। तो उस टाइमिंग पे हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। उन 6 टाइमिंग पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक श्लोक है यहाँ पे, सुश्रुत संहिता में वर्णित है, सूत्र स्थान में वर्णित है ये चीज़ है। तो देखते हैं, संचयम च प्रकोपम च परसरम स्थान संचयम व्यक्तिम भेदम च यो वेति दोषाणाम से भवेद भीषक। सुश्रुत सूत्र स्थान 21/35 यानी कि अध्याय 21 और 35वां श्लोक है। तो इसमें बताया क्या गया है कि 6 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति अवस्था, भेदावस्था। तो व्यक्त अवस्था और भेदावस्था ये 6 हो गई है टोटल। तो इन 6 को हम अब डिटेल में देखेंगे। तो अब आते हैं फटाफट से संचय अवस्था पर। संचय अवस्था को प्रथम क्रियाकाल कहा गया है। होता क्या है, सपोज कीजिए एक सरफेस है और सरफेस पे क्या है, बहुत सारे गड्ढे हैं और यहाँ से मैं पानी फेंक रहा हूँ। उस पानी को जैसे मैं फेंकता हूँ तो वो जो है आगे जाके पानी उन गड्ढों में स्टोर हो जाता है, संचय लेना स्टार्ट कर देता है। जहाँ जहाँ उसे जगह मिलेगी वहाँ पे वो रुकना स्टार्ट कर देगा, उसे कहते हैं संचय अवस्था। यहाँ से क्या हुआ, हमने ऐसा आहार विहार खाया कि जिससे हमारी बॉडी के अंदर त्रिदोष प्रकोपित हुए या फिर कोई एक दोष प्रकोपित हुआ। कोई भी प्रकोपित होता है तो वो क्या होता है, जैसे पानी है ऐसे ही वो दोष है। वो दोष क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आगे वो बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिलेगी वो वहाँ पे स्टोरेशन लेते जाएंगे। चाहे वो कोई आशय हो, आशय खाली स्थान ही होते हैं, चाहे वो कोई स्रोतस हो, वहाँ पे वो जाके टिकना स्टार्ट कर देंगे, रुकना स्टार्ट कर देंगे। वो होगी संचय अवस्था। अगर वात रुकती है, वात का संचय होता है तो कब्ज मल में अवरोध होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वात यहाँ पे कहाँ पे रुकी, इंटेस्टाइन में रुकी। नेक्स्ट, क्योंकि वात का स्थान ये होता है। नेक्स्ट, कफ अगर रुकता है तो कफ क्या होगा, अंगों में भारीपन आ जाना स्टार्ट होगा, आलस्य आना स्टार्ट होगा। अगर पित्त हो रहा है तो वहाँ पे दाह लालिमा आना स्टार्ट होगा। अब क्या होता है कि ये पहली प्रथम क्रियाकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ये पहली अवस्था होती है, पहला अवसर होता है कि इसमें हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पे, प्रकोप अवस्था। प्रकोप अवस्था दूसरा क्रियाकाल है। इसमें क्या होता है, जब हम पहले क्रियाकाल में चिकित्सा नहीं करते हैं, जब दोष इकट्ठा होने स्टार्ट हुए बॉडी के अंदर, तब हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फिर क्या होगा कि वो जैसे गड्ढा था, गड्ढे में क्या हुआ, वो इकट्ठा हुआ था पानी। अब क्या हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा क्या हुआ, ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो फिर वो हम पानी जो है ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो एक टाइम आता है गड्ढा ऊपर तक भर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, उसे कहते हैं प्रकोपित होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोष जो है बढ़ता ही जाता है। तो दोष एक कंडीशन आती है कि दोष प्रकोपित होना स्टार्ट हो जाता है, गड्ढा ऊपर तक भर जाता है, आशय ऊपर तक भर जाता है, या फिर जो स्रोतस है वहाँ पे वो क्या है, वो फुल हो जाता है। ये कंडीशन आती है, इसको बोलते हैं प्रकोप अवस्था। ये क्यों आती है, संचय से प्रकोप अवस्था क्यों आती है, क्योंकि हमारे शरीर में हमें पता लग गया है कि वात का संचय हो रहा है, कि वात इकट्ठा होना स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वात के गुणों वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हैं जिनसे वात बढ़ सकती है। तो फिर क्या होगा, वात प्रकोपित होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रसर अवस्था। तीसरी अवस्था है, तीसरा काल है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर हम सेकंड जो काल हमारा है
प्रकोप अवस्था में भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो परसर अवस्था हो जाती है। अब गड्ढा ऊपर तक भरा था लेकिन फिर भी दोष ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर पानी आता जा रहा है। तो पानी क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, गड्ढा ऊपर तक भरेगा तो होता क्या है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना स्टार्ट कर देता है। तो परसर का मतलब ही क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो अब यहाँ पे गड्ढा भरा और पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, ठीक ऐसे ही होता है। दोष जो है अब पूरी तरह से जब प्रकोपित हो जाते हैं तो वे विमार्ग गमन करना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी अपने मार्ग से हट के दूसरे स्थान पे जाना स्टार्ट कर जाते हैं। तो उसे कहते हैं परसर अवस्था। ये तीसरी अवस्था होती है, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ये एक एग्जाम्पल इसमें बताया फर्मेंटेशन का है, या फिर फर्मेंटेशन का मतलब है यीस्ट जो होता है, यीस्ट में अगर पानी मिला दें, पिष्ठी मिला दें और उसे रख दें तो वो उफान मारने लगे। ठीक ऐसे ही केक में है, केक में अगर आप सोडा डालते हैं तो केक में अगर सोडा डालेंगे तो सोडा डालने के बाद क्या होगा, वो उफान मारेगा, वो उसे कहते हैं किण्वीकरण या फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो वो जो है बर्तन से बाहर निकलेगा, वो चीज़ है। तो ठीक ऐसे ही इसमें बताया कि प्रकोप के बाद क्या होता है, परसर होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे दोष जाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्थान संचर्यावस्था, जिसे चौथा क्रियाकाल कहा गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर तीसरे में उपचार नहीं करेंगे तो चौथा आ जाएगा भैया। वहाँ पे क्या होगा, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए थे, जहाँ पे उसे अब जगह मिलेगी पानी को। अब क्या हुआ था, गड्ढे से निकला पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल दिया। अब जहाँ उसे जगह मिलेगी वो वहाँ पे स्थान ले लेगा। तो ये चीज़ होती है। ऐसे ही दोष होते हैं। तो दोष जब प्रकोपित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते हैं, जहाँ उन्हें खाली जगह दिखती है वो वहीं पे जाके स्थान ले लेते हैं। जैसे कोष्ठ से वो चले, लेकिन शाखाओं में क्या हुआ, शाखाओं में उसे खाली जगह दिखी तो वो शाखा से मतलब है हाथ और पैर, ये जो हमारी ब्रांचेज होती है, तो उसमें जाके वो स्थान संचय ले लेते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, अंगूठे में दर्द होता है या बेवजह ही कहीं भी किसी भी ऑर्गन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो होती है स्थान संचय अवस्था। मीन्स वात ने क्या हुआ, कोष्ठ से प्रकोपित होकर परसर लेकर वो जो है किसी भी शाखा में आके सिचुएटेड हो गई, वहाँ पे स्थान संचर्या ले लिया, तो उसे कहते हैं स्थान संचय अवस्था। तो यहाँ पे क्या होते हैं, व्याधि के पूर्व रूप दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, पूर्व रूप। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। पूर्व रूप वाली ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट कर दें। नेक्स्ट आता है पांचवा होता है व्यक्त अवस्था। तो इसमें जो है लक्षण व्यक्त होने स्टार्ट हो जाते हैं। व्यक्त मतलब पूरी तरीके से दिखना, व्यक्त होना। तो अब क्या है, वो जो दोष है वो कहीं जैसे कोष्ठ से शाखाओं में आ गए थे, अब वो शाखाओं में आके उन्होंने क्या ले लिया था, संचय ले लिया था। ठीक है, स्थान संचय जिसे बोलते हैं। संचय लेने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे पूर्व रूप के बाद अब यहाँ पे लक्षण दिखाई देने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे दोष इकट्ठा हुआ है तो डिजीज़ होना स्वाभाविक है। अब बोला है कि यहाँ पे लक्षण पूरी तरह से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट करो, यहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर आता है छठा होता है भेदावस्था। अब सपोज कीजिए आपको ज्वर हो गया है, ठीक है, ज्वर हो गया है लेकिन अभी जो है ज्वर स्टेज कम है, तो ठीक है, कुल मिला के वो व्यक्त अवस्था में है, तो व्यक्त होना स्टार्ट हुआ है। अभी ये नहीं पता कि कौन सा ज्वर है, ठीक है, लेकिन आप उस टाइम भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो अब आ जाती है भेदावस्था। अब हमें ये पता लग जाता है वातिक ज्वर है या पैथिक ज्वर है या श्लेष्मिक ज्वर है या कौन सा ज्वर है, विषम ज्वर है, तो ये चीज़ हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, और भेद जो है व्याधि के दिखने स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो क्रोनिक की ओर चली जाती है, चिरकाली हो जाती है, मतलब वो पकने लगता है रोग फिर, और ये अंतिम अवसर होता है चिकित्सा का। इस टाइम भी चिकित्सा नहीं करेंगे तो क्या होगा तो फिर व्याधि जो है असाध्य हो जाती है, फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्रियाकाल और चिकित्सा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है, चिकित्सा होता क्या है वो समझिए, कि चिकित्सा होता है संप्राप्ति को तोड़ना, यानी जो हम निदान का सेवन कर रहे हैं, जिस कारण से रोग की उत्पत्ति, निदान का सेवन करा, अंदर जो है दोष प्रकोपित हुए, फिर रोग उत्पन्न हुआ, तो कुल मिला के वो एक संप्राप्ति थी कि कैसे रोग की उत्पत्ति, उस चीज़ को तोड़ना, उस चीज़ को ख़त्म करना, कि वो दोष ही उत्पन्न ना हो, ऐसा कुछ कर दें, तो कुल मिला के उसे कहते हैं ट्रीटमेंट। तो ये 3 प्रकार से हो सकते हैं, दोष,
प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक और दोष व्याधि यानी उभय प्रत्यनिक। तो 3 प्रकार से हो सकते हैं। अब दोष प्रत्यनिक के ऊपर चलते हैं। तो क्या होता है, जैसे कफ में अगर हम वमन करा दे, पित्त में विरेचन करा दे, वात में वस्ती करा दे, शोधन करना क्या होता है, दोष प्रतिनिक होता है। दोष प्रतिनिक से मतलब क्या है कि दोषों के अपोजिट, जो दोष बड़े हैं उसके अपोजिट आहार विहार का सेवन करा दे। आपने सुना होगा निदान परिवर्जन, तो वो जो परहेज होता है, वो जो निदान परिवर्जन चिकित्सा होती है, वो दोष प्रतिनिक चिकित्सा कही जाती है। अब जितनी भी नानात्मक व्याधि हैं, 80 वात विकार, 40 पित्त विकार और 40 कफ विकार, उसमें बताया गया है कि दोष प्रतिनिक चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, दोष के अनुसार उनके शमन के लिए औषध प्रयोग करना दोष प्रतिनिक चिकित्सा है। ठीक है, तो उसके अपोजिट औषधि देना वो क्या है, दोष प्रतिनिक चिकित्सा। दीपन पाचन भी दोष प्रतिनिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा। तो व्याधि प्रतिनिक में क्या होता है विशिष्ट चिकित्सा, जिसमें देवोपास्य चिकित्सा आ जाती है। अब इसमें है कि व्याधि का ट्रीटमेंट करना है, तो इसमें हम अगर प्राणवायु स्त्रोतस में कनकासव देते हैं, काश जिसे हो गया वासावले देते हैं, हृदय रोग में अर्जुनारिष्ट देते हैं, मूत्रकर्ष में गोक्षूर देते हैं, और कृमि रोग हो गया है उसमें विडंग देते हैं, और कुष्ठ में खदिर देते हैं। इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये जो है, इनका प्रयोग हम करते हैं, वो भी प्रतिनिक चिकित्सा में आता है, व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा में आता है। नेक्स्ट चलते हैं कि चरक संहिता में वर्णित ज्वर घन, श्वास घन, तृष्णा निग्रहण, लेखन, वाजीकरण, शुक्र शोधन, कासहर और वृश्य व्रण आदि महाकषायों का उल्लेख व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा में आता है। शल्य चिकित्सा भी व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। शस्त्रकर्म वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। तो कुल मिला के है, अब 6 कालों के अनुसार चिकित्सा देखते हैं। तो संचय में क्या होता है, हम चिकित्सा करते हैं हेतु विपरीत चिकित्सा, जिसे बोलते हैं दोष प्रतिनिक चिकित्सा। प्रकोप और प्रसर में भी हेतु विपरीत चिकित्सा की जाती है, इसे भी हम दोष प्रतिनिक चिकित्सा ही बोलेंगे। हेतु के विपरीत यानी जो कारण है उसके विपरीत हम आहार विहार का सेवन कर, उसके विपरीत गुण वाले, जैसे वात शीत होता है तो उष्ण आहार का सेवन कराएंगे। यहाँ पे जैसे मधुर रस के खाने से कफ क्या होगा, कफ की उत्पत्ति होगी, तो मधुर रस के अपोजिट रस का हम सेवन कराएंगे। ठीक है, और वात का शमन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तिक्त रस का सेवन करा देंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं स्थान का संचय। तो इसमें क्या, जब स्थान संचय हो गया हो तो दोष दुष्य की चिकित्सा करनी चाहिए। इसे उभय प्रतिनिक चिकित्सा में कहेंगे। उभय से मतलब क्या आ जाता है, उभय से मतलब आ जाता है कि दोष भी और व्याधि भी दोनों। तो दोष भी और व्याधि भी प्रतिनिक, तो उसमें हम देव्यपास्य भी कर सकते हैं, उसमें निदान परिवर्जन भी कर, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ेंगी। व्यक्त अवस्था में हम व्याधि की विशिष्ट चिकित्सा करते हैं, यानी व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा में आ जाएगा ये। ठीक है, व्याधि के अकॉर्डिंग उसे मेडिसिन देंगे। भेद अवस्था में क्या होता है, जीर्ण व्याधि, जीर्ण का मतलब है पक जाना है, किसी चीज़ का पुराना हो जाना। ठीक है, तो जीर्ण व्याधि की विशिष्ट चिकित्सा करते हैं। तो जो चिकित्सा बताएगी ये शास्त्रोक्त, वो चिकित्सा यहाँ पे करते हैं, ये भी व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा में आता है, व्याधि के अपोजिट चिकित्सा में आता है। तो ये था कुल मिला के आज का टॉपिक क्रियाकाल। उम्मीद है सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे ये सारे लिंक दी गई है टेलीग्राम की वेबसाइट की। तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन अपना पुट अप कर सकते हैं। 24/7 आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तीसरे पॉइंट के साथ, सिलेबस के तीसरे पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय आयुर्वेदा।